श्री नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज आप कक्षा 12वीं का रसायन पढ़ेंगे, पाठ 2 विलयन। कल हम लोगों ने विलयन किसे कहते हैं, इसकी सांद्रता के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर कुछ बिंदु देखे थे। इसके बाद उसकी सांद्रता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनको कक्षा 11th में आपने पढ़ लिया था, तो उनको आप अब दोबारा से देख लें। अब हम इसके आगे चलते हैं। द्रवों में गैसों की विलेयता, मतलब गैसों की द्रवों में विलेयता और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पहले ये समझते हैं कि गैसें द्रवों में किस प्रकार घुलती हैं। तो गैसें द्रवों में हमेशा नहीं घुलती क्योंकि उनकी कुछ प्रकृति होती है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो द्रव में विलीन हो जाती हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो द्रवों में विलीन नहीं होती हैं। तो ये गैस द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस तथा द्रव्य दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गैसें द्रवों में घुलेंगी या नहीं घुलेंगी। तो सबसे पहले हम विलेयता के बारे में पढ़ते हैं कि विलेयता किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। इसका मान विलायक एवं विलेय की प्रकृति के साथ साथ मुख्यतः ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है। तो इनके कुछ कारकों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हो गया इसका कारक गैस तथा द्रव्य की प्रकृति। गैस अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक जैसे जल इसमें विलेय होती है, तथा अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती हैं। तो गैस तथा द्रव्य की प्रकृति में हम सीधा बोल सकते हैं कि ध्रुवीय प्रकृति वाली गैसें ध्रुवीय विलायकों में विलेय तथा अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है। ये गैस तथा द्रव्य की प्रकृति हो गई। सबसे दूसरा बिंदु है कि ताप। अगर हम ताप बढ़ाएं तो गैसों की जो द्रवों में विलेयता होती है वो कम हो जाती है। जैसे अगर किसी भी पानी में अगर कोई हम गैस घोलें और अगर ताप बढ़ा दिया जाए पानी का, तो उसमें गैस घुलेगी नहीं, जबकि उसमें घुली हुई गैस बाहर वाष्प के रूप में निकलेगी। तो ताप बढ़ाने पर जो गैसों की विलेयता होती है वो कम हो जाती है। तीसरा बिंदु है दाब। अगर विलायक की मात्रा मतलब गैसीय अवस्था में हो तो दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में वृद्धि होती है, यानी कि दाब बढ़ाने से गैसों की विलेयता में वृद्धि होती है। ये गैसों की द्रवों में विलेयता तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक थे। अब कारकों के बाद आ गया हेनरी का नियम, जो दाब के से संबंधित है। जो हेनरी का नियम है वो है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस की मात्रा को m मान लिया जाए और दाब को p मान लिया जाए तो m अनुक्रमानुपाती p और m बराबर k एक नियतांक आ जाएगा और p हेनरी के नियम के आधार पर KHP। यही हेनरी का नियम है, ये हेनरी का नियम है। तो m क्या है, विलायक की इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा, तथा p क्या है, दाब। k क्या है, एक नियतांक। KH एक हेनरी का स्थिरांक बोलते हैं, स्थिरांक है। तो हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसके आधार पर हेनरी की नियम की सीमाएं हैं। जो हेनरी की नियम की सीमा हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले कि जो हेनरी का नियम है वो तनु विलयनों पर लागू होता है। यदि विलयन पतला है तो ही उसमें गैसों की मात्रा अधिक घुल जाएगी। अगर विलयन सांद्र है तो उसमें गैसों की मात्रा कम घुलती है। कट सूत्र में कोई टेंशन नहीं है, बोलें। हम पढ़ते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। नंबर 1, यह नियम केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है। नंबर 2, दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए।
नंबर 3, गैसों को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए या उनका संगुणन नहीं होना चाहिए। अगर बन गया तो उनका वियोजन नहीं होना चाहिए। ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं 3। अब आ गया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पर। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, सबसे पहले है कि कार्बोनेटेड जो शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, अर्थात सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड या शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। नंबर 2, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए। ये पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना। जब गोताखोर अपने साथ सिलेंडर जो ले जाते हैं तो उसके पानी के नीचे जैसे ही गोताखोर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो जो सिलेंडर में ली गई जो ऑक्सीजन होती है उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। वो उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस रक्त में विलय हो जाती है और ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में कुछ उपयोगी कार्य के द्वारा उपयोग कर ली जाती है तथा नाइट्रोजन गैस रक्त में विलय हो जाती है। तो जैसे ही गोताखोर समुद्र की सतह के ऊपर की ओर आता है तो दाब धीरे धीरे कम होता जाता है। जब बिल्कुल ऊपर आ जाता है गोताखोर तो रक्त में घुली हुई नाइट्रोजन कम दाब पर घुलनशील नहीं होती, इसलिए वह एक साथ जल्दी से निकलती है बुलबुलों के रूप में। तो गोताखोर की मांसपेशियाँ या नाक की नसें, हाथ की नसें फट जाती हैं और एक बीमारी हो जाती है जिसे बेंट्स नामक बीमारी कहते हैं। तो गोताखोर अपने साथ जो मिश्रण ले जाते हैं उसमें हीलियम का परसेंटेज 98% होता है और केवल 2% ऑक्सीजन गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होती। तो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अधिक ऊंचाई पर जो पर्वतारोही होते हैं वो भी अपने साथ सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह कैसा हो जाता है, सतह की अपेक्षा कम होता है। आंशिक दाब जो सतह की अपेक्षा ऊपर, जैसे ऊपर को जाते हैं पर्वतारोही तो उनका आंशिक दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के लिए आरोह अपने साथ रक्त व ऊतकों के साथ जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है वो कम हो जाती है। इससे ऊपर जाने पर लोग बाग कमजोरी महसूस करते हैं। तो इसके लिए भी अपने साथ गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं। अब अपन बिंदु आ गए अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयनों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनके निश्चित आयतन में उपस्थित, विलयनों के कुछ ऐसे गुणधर्म जो उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, की संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। मतलब विलयनों के कुछ ऐसे गुण जो निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कण, चाहे अणु, परमाणु या आयन, इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और विलयन का परासरण दाब। अब हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या कहलाता है। तनक रुकी हो जाए। अब हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित जो विलायक होता है विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हम आवासशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब अगर Pa हो तथा विलायक का जो शुद्ध विलायक हो उसका वाष्प दाब P एंगस्ट्रॉम A हो तथा विलायक का जो मूल प्रभाज है x भी हो, तो राउल्ट के नियम के अनुसार अपन क्या करेंगे कि Pa अनुक्रमानुपाती xb, Pa बराबर kxb, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह था तो k एक स्थिरांक आ गया तो xb है। तो Pa बराबर जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर है तो PaXb, इसको समीकरण नाम 1 दे दिया। और हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, मतलब मूल प्रभाज XA प्लस XB बराबर 1। तो समीकरण 1 में हम XB का मान रखेंगे। तो समीकरण A में XB का मान कहाँ से आया,
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। अब इस समीकरण 1 में हम एक्स बी का मान रखते हैं, तो पी ए का पी ए एंगस्ट्रॉम और एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए, तो पी ए रहेगा बराबर पी एंगस्ट्रॉम ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो पी एंगस्ट्रॉम ए माइनस पी ए एंगस्ट्रॉम एक्स ए। पी ए एंगस्ट्रॉम मतलब शुद्ध ब्लैक के बस दाब को इस तरफ ले गए, तो पी एंगस्ट्रॉम ए एक्स ए प्लस का हो गया बराबर पी एंगस्ट्रॉम ए यहीं रहा, पी ए जो ब्लैक का बस दाब है इसको इस तरफ लाया माइनस का हो गया। जो शुद्ध ब्लैक का बस दाब है इसको हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें ब्लैक का मूल प्रभाज एक्स भी था, तो ब्लैक के मूल प्रभाज के बराबर मान ज्ञात करना होता है। तो एक्स ए बराबर पी एंगस्ट्रॉम ए माइनस पी ए बटे पी एंगस्ट्रॉम ए, यही राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी आवासशील विलययुक्त विलयन का बस दाब उसमें उपस्थित ब्लैक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो राउल्ट का नियम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो अणुशंक गुणधर्म के जो 3 बिंदु हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन खत्म, दूसरा बिंदु है हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और विलयन का पराशर दाब। ये बिंदु अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप फियर कंप्लीट कर लें, जो कमी हो तो आप अपने टीचर से स्कूल में आकर के संपर्क कर लें, अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू।